हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों। ऑस्कर मंथ शुरू हुआ था, मैंने भी ऑस्कर सीरीज शुरू की थी। सोचा था आर्ट के बारे में बात होगी, सिनेमा के बारे में बात करेंगे, ऑस्कर नॉमिनेशन फिल्मों के। फिर एक सरफिरे आदमी को याद आया कि उसके देश में बहुत सारा असला पड़ा हुआ है, तो क्यों ना इन मिसाइलों को दूसरे देश पे छोड़ा जाए। उस देश वाले उससे भी बड़े सन की निकले, तो मिसाइलों का आदान प्रदान होने लगा और ये ऑस्कर और हमारी सीरीज थोड़ी सी डिसल गई। पर कोई बात नहीं। इससे याद आया, अगर आपने ईरान इजराइल वॉर का पॉडकास्ट नहीं देखा है वैभव सिंह सर के साथ हमारा, तो आप जरूर देखना चैनल पे जा करके। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी पता लगेंगी इस वॉर के बारे में जो आगे घटित होने वाली हैं, या अमेरिका का क्या पूरा इसमें गेम प्लान है कि कैसे दो बिल्लियों की लड़ाई में वो बंदर रोटी लेकर के जाएगा। इस वीडियो में किस बारे में बात करेंगे वो आप टाइटल देख के, थंबनेल देख के समझ गए होंगे। जो सबसे ज्यादा नॉमिनेशंस पाने वाली फिल्में हैं सिनर्स और वन बैटल आफ्टर अनदर, उनके बारे में बात करेंगे कि क्या इतने सारे नॉमिनेशंस, एक को 16 एक को 13, क्या इतने सारे डिजर्व करती थी। फिल्म का रिव्यू करूंगा शॉर्ट में दोनों का, उसके बाद नॉमिनेशंस के ऊपर चर्चा करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर ये सीरीज, ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहले बात करते हैं सिनर्स की, जिसे 16 नॉमिनेशंस, अब तक के सबसे हाईएस्ट नॉमिनेशंस इसे ऑस्कर के मिले हैं। फिल्म का रिव्यू, सबसे पहले स्टोरी की बात करूं तो कहानी 1932 में बेस्ड है, जहां पे एक धड़ा है हमारे पास। वो ये मानता है कि म्यूजिक से पास्ट और फ्यूचर के स्पिरिट्स के साथ कनेक्ट हुआ जा सकता है, मतलब उन्हें अपने पास बुलाया जा सकता है, अट्रैक्ट किया जा सकता है। यानी कुछ लोगों के पास उस तरीके का गाने की शक्ति होती है कि वो स्पिरिट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ इविल भी अट्रैक्ट होकर आ जाता है। इसीलिए गाने बजाने को ये पूरा धड़ा सिन मानता है। मोस्टली इसमें ब्लैक कम्युनिटी है। इसी बीच दो जुड़वा भाई क्रिमिनल, जिनका बैकग्राउंड शिकागो से है, मिसिसिपी, वापस आते हैं, अपने शहर वापस आते हैं। वो एक ज्यूक जॉइंट खोलना चाहते हैं जहां पे गाना बजाना होगा, खाना पीना, दारू पियेंगे, चिल करेंगे। वहां गाने बजाने के लिए, खाना बनाने के लिए, दारू सर्व करने के लिए वो अपने लोग इकट्ठा कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। एक दिन की कहानी है कि पूरा दिन वो लोग किस तरीके से तैयारी करते हैं, अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं। और जब वो शाम को अपना ज्यूक जॉइंट खोलते हैं, वहां कुछ बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं। उसके बाद उस पूरी रात को वहां जो होता है, यही हमारी कहानी है सिनर्स। एक्टिंग माइकल बी जॉर्डन, जिनको हमने ब्लैक पैंथर में भी देखा हुआ है पहले, बढ़िया एक्टर है, सबको पता है, और इसमें भी बढ़िया एक्ट किया है। यहाँ पे डबल रोल है उनका, लेकिन दोनों रोल्स जो हैं वो आपस में उतने अलग नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत तगड़ी वर्सेटैलिटी दिखानी थी कि एक रोल साउथ पोल था, दूसरा नॉर्थ पोल था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक्सप्रेसिव लगना था और वो लगे हैं जैसा कि रोल की डिमांड थी। बाकी बहुत सारे और भी एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सब ने ठीक ठाक एक्टिंग की है। सबकी एक्टिंग में इंडिविजुअली नहीं घुसूंगा, शॉर्ट में रिव्यू करना चाह रहा हूं, लेकिन हाँ, ठीक ठाक एक्टिंग पूरी कास्ट ने की है। सिनेमाटोग्राफी की बात कर लेता हूं, बाकी सब नॉर्मल है, ठीक ठाक लगा है, लेकिन एक सीन जो पूरा गाने वाला सीक्वेंस है, जिन्होंने फिल्म देख ली है उनको पता होगा कि वो बढ़िया है। वन टेक की पूरी फील दी है, हालांकि वन टेक है नहीं, वो शॉट एडिटिंग में बाद में काम किया गया है, लेकिन हाँ, फील पूरी दी है उस सीन में। और पूरी फिल्म में भी लाइट्स और कलर टोन बहुत बढ़िया है। एक येलोइश सा, डार्क सा टोन है पूरी फिल्म का। कई लोगों को अंधेरा लग सकता है पूरी फिल्म में, लेकिन वो थीम के साथ बहुत सही जा रहा है, जो फिल्म का थीम है। एडिटिंग, 2 घंटा 17 मिनट की फिल्म है भाई, और एकदम क्रिस्प कटी हुई है। हालांकि एक ही दिन की कहानी है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे इवेंट्स दिखाए हैं फिल्म में, लेकिन फिर भी खिंची खिंची सी फील नहीं होती। कारण क्या है? कारण है डायलॉग्स बढ़िया लिखे हुए हैं। कॉन्वर्जेशंस में आपका मन लगेगा सुनने में, आपको लगेगा नहीं कि मैं कॉन्वर्जेशन के बीच में बोर हो रहा हूं। सीन लंबा होगा लेकिन बोर नहीं होंगे आप। कई ट्रांजिशंस बहुत बढ़िया हैं, देख करके मजा आएगा, और कट्स बहुत सही सही जगह मारे गए हैं फिल्म में। एडिटिंग में ठीक ठाक काम हुआ है। बैकग्राउंड म्यूजिक, इसके बैकग्राउंड म्यूजिक की बहुत ज्यादा बात हो रही थी यार, मुझे तो ठीक ठाक ही लगा, ऐसा कुछ बहुत ही अल्टीमेट नहीं लगा है। लेकिन हाँ, फिल्म में गाने हैं, वही ओल्ड वाइब देने वाले गाने हैं। और जैसा कि मैंने बताया, वो सीक्वेंस है 5-10 मिनट के आसपास का, वो सीक्वेंस है, वो पूरा गाने जैसा ही सीक्वेंस है, एक म्यूजिकल सी वाइब देता है। इस फिल्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सिंबोलिज्म, और उसी के कारण इसकी इतनी चर्चा हो रही है भाई कि क्या बात हो गई, इतना क्या नॉर्मल सी वैम्पायर कहानी है, उसका इतना बड़ा क्या बना दिया। उसका कारण था सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म के माध्यम से कई बातें इसमें की गई हैं। फिल्म का थीम भले ही वैम्पायर हो, बट कहीं ना कहीं सिंबोलिज्म से वो नफरत, वो घृणा, उसको दर्शाने के लिए वैम्पायर या उन ईवल ताकतों का प्रयोग किया है। फिल्म में गोरे, काले, चीनी, नेटिव अमेरिकन, थोड़े से क्लू क्लक्स क्लैन टाइप वाइब देने की भी कोशिश की है। सब कुछ ना कुछ कहते हैं। इस पर काफ़ी थ्योरीज लिखी जा सकती हैं, 1 घंटे की वीडियो बन सकती है, बात हो सकती है। जिस पर्सपेक्टिव से आप फिल्म देखेंगे वैसा आपको फिल्म में दिख सकता है। एंड तक आते आते फिल्म आपको अपने पराए, हमारे लोग कैसे होते हैं, कैसे हमको ट्राइबलिज्म कह लें उसे या एकता कह लें, उस तरीके से रहना है, वैसी वाइब अगर आप ब्लैक्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे वैसी मैसेजिंग आपको दिख सकती है।
बीच में जो 10-15 मिनट का मैंने बताया गाने वाला सीक्वेंस है, उसे बहुत हाइप किया गया है। क्या उसमें ओल्ड, न्यू और फ्यूचर ब्लैक कम्युनिटी जो हो सकती है सिंगिंग के क्षेत्र में, उसको लेकर के बहुत कुछ कहने की कोशिश करी है उतने थोड़े से सीक्वेंस में। बट प्रॉब्लम थोड़ी सी वही है कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकली झुकी होने के कारण फिल्म एक साइड को फोकस्ड रखते हुए बनी है, ऐसा लग रहा है। बहुत रेडिकली ब्लैक एंड व्हाइट किया जा रहा है फिल्म में। ऐसा लग रहा है कि कहानी कहने के लिए फिल्म नहीं की गई, ये बात करने के लिए, पॉलिटिकल डॉग विस्लिंग करने के लिए फिल्म बनाई है। कुछ सीन्स देख करके, डायलॉग्स अगर आप उतनी गहराई से सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा। लेकिन एक चीज बढ़िया ये है कि यदि आप न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से फिल्म देखना चाहें, केवल उस कहानी पे फोकस्ड रह के आप उसे वैम्पायर स्टोरी की तरह देखें, तो भी आप फिल्म को देख सकते हो। पूरा एजेंडा साइड में रख के, आपको एजेंडा के बारे में कुछ नहीं पता, आपको लेना देना कुछ नहीं है, तब भी आप फिल्म देख सकते हो। थिएटर में अगर आप फिल्म देखेंगे तो कैमरा वर्क का खेला भी मजेदार है। कई जगह फिल्म नॉर्मल से आईमैक्स के एस्पेक्ट रेशो में स्विच होती है और पर्टिकुलर सीन्स पे स्विच होती है। उसका एक्सपीरियंस आपको बढ़िया लगेगा। फिल्म मेकिंग के हिसाब से ये फिल्म ठीक ठाक बनी हुई है। वन टाइम वॉच डेफिनेटली है, 2-3 बार भी आप बाद में देख सकते हैं। मैंने फिल्म दोबारा देखी, मुझे उतनी बुरी नहीं लगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या फिल्म 16 नॉमिनेशंस डिजर्व करती थी, इस पर बात करूंगा। उससे पहले वन बैटल आफ्टर अनदर की बात कर लेते हैं। उसकी स्टोरी क्या है भाई? एक बाप बेटी की कहानी है। बाप और माँ उसके रेवोल्यूशन के माध्यम से मिले थे भैया। फ्रेंच 75 करके एक फार लेफ्ट ग्रुप है, इमिग्रेंट्स रेवोल्यूशनरी, उनका एक ग्रुप है जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो और उनके को स्टार मिलते हैं। माँ बच्ची को पैदा करके भाग जाती है, एज यूजुअल कम्युनिस्ट, और लियोनार्डो डिकैप्रियो अपनी बेटी को पालता है। और 16 साल बाद किस तरह एक ऑब्सेस्ड अमेरिकन ट्रूप, शॉन पॉल के रूप में जो किरदार आता है, जो कि एक फार राइट ग्रुप से जुड़ा हुआ है या जुड़ना चाहता है, उससे लियोनार्डो डिकैप्रियो कैसे अपनी बेटी को बचाता है और जाने अनजाने में खुद भी बचता है। और उसके बाद एक के बाद एक चीजें घटती चली जाती हैं। और जब ये घट रही होती हैं तो कुछ परतें भी फिल्म की खुलती हैं, हमें कुछ चीजें पता चलती हैं हमारे कैरेक्टर्स के बारे में, और अंत में कहानी हमें एक जगह ले जाती है। इसीलिए फिल्म का नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर। चीजें होती चली जाती हैं। एक्टिंग की बात करें तो लियोनार्डो डिकैप्रियो बात करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए भाई, एज यूजुअल बढ़िया एक्टर है। लेकिन एक चीज जो मुझे अभी दिखी इस वाली फिल्म में, कि बुढ़ापा अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है, चेहरे में भी, एक्टिंग में भी, डायलॉग्स बोलने में भी, बॉडी लैंग्वेज में भी थोड़ा बहुत। लेकिन कुछ इंटेंस सीन थे जहां पे एक्टिंग वही लियोनार्डो वाली होती है ना, थोड़ा सा एजिटेटेड उसको लगना होता है, फोन पे बात कर रहा है तो चिल्ला भी रहा है, गाली भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है एज यूजुअल। वहां पे अच्छी एक्टिंग करी है, काबिल तारीफ है एज यूजुअल। लियोनार्डो डिकैप्रियो ही इज अ गुड एक्टर। साथ दिया है उनका डेल टोरो ने, एज यूजुअल वो भी बढ़िया एक्टर हैं। जिन्होंने सिकारियो उनकी फिल्म नहीं देखी है वो जरूर देखिएगा। और भैया शॉन पॉल, इस आदमी ने ऐसे जहरीली एक्टिंग करी है ना, मतलब मौज आ जाएगी आपको। इतना घटिया एंटागोनिस्ट आपने देखा नहीं होगा। असली एकदम गेम ऑफ थ्रोन्स की सरसी की याद आ जाती है कहीं ना कहीं। टायना टेलर, इनकी एक्टिंग की बहुत बात हो रही है भाई कि बहुत बढ़िया करी है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि टू गुड है। बहुत कम स्क्रीन टाइम है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट का स्क्रीन टाइम होगा। लेकिन नॉमिनेट हो गई है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए, पता नहीं क्यों हुई है। बट मुझे लगता है कि वो अवार्ड किसी और को जाएगा। किसे जाएगा ये मैं आगे बताऊंगा आपको। माँ से बेटर एक्टिंग की है बेटी ने, यानी कि चेस इन्फिनिटी जो उनके बेटी के किरदार में दिखी है, उसकी एक्टिंग मुझे ठीक ठाक लगी। माँ से बेटर इसलिए लगी क्योंकि वो छोटी बट समझदार दिखाई है और उसके भीतर भी एक रेवोल्यूशनरी है, माँ वाला एंगल है। सिनेमेटोग्राफी की बात कर लेते हैं फिल्म की। लास्ट के आधे घंटे को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी, आपने भी सीन्स देखे होंगे वो रोड वाले। असली खेला वही है सिनेमेटोग्राफी का। बाकी ऐसी कुछ बहुत तगड़ी नहीं है। कई टेंशन वाले सीन्स है, लियोनार्डो डिकैप्रियो के चेस सीन्स है, भाग रहा है वो टेंशन में, वहां पे हैंड हेल्ड कैमरा बीच बीच में यूज हुआ है जो कि ठीक लगा है। एक चीज पे मैं फोकस करना चाहूंगा, फ्रेमिंग बहुत बढ़िया है फिल्म की। 2-3 मैं शॉट्स लगा दूंगा, ये आप स्क्रीन पे देख लीजिए। और ये पॉल थॉमस एंडरसन की क्वालिटी है। जिन्होंने देयर विल बी ब्लड नहीं देखी है जरूर देखिएगा, उनकी वन ऑफ द बेस्ट फिल्म है। तो ये तो उनकी क्वालिटी है। फ्रेमिंग बढ़िया उसमें भी की थी, इसमें भी की है। सिनेमाटोग्राफी अबव एवरेज है, ऐसा नहीं बहुत फाड़ के निकली या फिर बहुत बेकार, अबव एवरेज अच्छी की है। एडिटिंग 2 घंटा 42 मिनट की फिल्म है, बट ये कहीं कहीं खिंची हुई लगती है। आधा घंटा फिल्म का और कट सकता था। और सबसे बड़ी चीज, आई हैव नो डैम आइडिया कि ये बेस्ट एडिटिंग के लिए क्यों नॉमिनेट हुई है। बैकग्राउंड स्कोर के लिए मैं कहूंगा हाँ भाई बढ़िया है। टेंशन वाले जितने भी सीन्स हैं उनमें बीजीएम बहुत बढ़िया बजा है। एक जगह बीप 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 जैसा पूरा बीजीएम चलता है और वो इतना मजेदार लगा है, जैसे इंटरस्टेलर में पूरे में चलता है ना, और वो आपको अपनी वाइब में खींच लेता है, वैसा ही यहाँ पे भी लगा है। आप खो से जाते हो। 1 घंटा 5 मिनट पे हमारा एक सीन शुरू होता है जहां पे लियोनार्डो डिकैप्रियो भाग रहा है, पुलिस उसको चेज कर रही है, उसे भाई एस्केप करना है। 1 घंटा 30 मिनट तक वो सीन चलता है और पूरे इस 25 मिनट के सीक्वेंस में वो बीप 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 आपका बैकग्राउंड में चलता रहता है। और ये बहुत मजेदार चीज होती है किसी भी बैकग्राउंड स्कोर की, वो पूरे में इतने लंबे सीक्वेंस में जब वो बज रहा है
उसमें आप खो से जाते हो, आपके सबकॉन्शियस में भी ऐसा लगने लगता है कि यार मेरा कैरेक्टर भाग रहा है तो मैं भी उसके साथ साथ भाग रहा हूँ, और मुझे भी वो सबकॉन्शियस में सुनाई दिया जा रहा है, और वो है भी एकदम बीप बीप जैसा, जैसे कोई टाइम बॉम्ब चल रहा हो। 2 चेस सीक्वेंस है लंबे लंबे फिल्म में, दोनों जगह यही बजा है, थोड़ा बहुत चेंज करके। मुझे वो उतनी देर में देख करके बहुत बढ़िया लगा, वाइब थी। बाकी सब जगह नॉर्मल सा लगा है, बीजीएम अबव एवरेज, अच्छा कहूंगा मैं। नॉमिनेशंस की बात कर लेते हैं भाई। एक फिल्म को मिले हैं 16 नॉमिनेशंस, यानी कि सिनर्स को, दूसरी को मिले हैं 13, वन बैटल आफ्टर अनदर को। मैं प्रोडक्शन डिजाइन, हेयर, मेकअप वगैरह की बात नहीं करूंगा, साउंड की मेन बात करेंगे। बेस्ट फिल्म की बात कर लेते हैं। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, इसमें भी वही कहूंगा भाई, बुगोनिया बुगोनिया बुगोनिया, जो भी उसको प्रोनाउंस करते हैं मान लेना। लेकिन ऑस्कर की वोकनेस जिस लेवल की है ना, मैं जानता हूं कि मोस्ट प्रोबेबली बेस्ट फिल्म सिनर्स को मिलेगा। पहले भी बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं। वन बैटल आफ्टर अनदर और सिनर्स के बीच में ही अगर चुनने को कहा जाए तो मैं सिनर्स को चुन लूंगा, लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा कि बुगोनिया भाई, इन दोनों के ऊपर मैं उसे चुनूंगा एनी डे। बेस्ट डायरेक्शन में भी दोनों ही फिल्में नॉमिनेट हुई हैं, दोनों के डायरेक्टर रायन कुगलर और पॉल थॉमस एंडरसन दोनों ही नॉमिनेट हुए हैं। मोस्टली 90-95% यही होता है कि जिसको बेस्ट फिल्म जाता है उसी को बेस्ट डायरेक्टर ज्यादातर जाता है। इसमें भी मुझे लग रहा है वैसा ही होगा। सेंटिमेंटल वैल्यू और हेमनेट मैंने भी नहीं देखी है, हेमनेट आधी अधूरी देखी है, वो देख करके बताऊंगा। लेकिन अब तक जो मेरा गैस है कि सिनर्स को बेस्ट फिल्म ये देंगे, रायन कुगलर को बेस्ट डायरेक्टर जाएगा। अगेन थैंक्स टू ऑस्कर्स वोकनेस। ओरिजिनल स्क्रीन प्ले में सिनर्स नॉमिनेट हुई है। मैं इसे मार्टी सुप्रीम से बेटर कहूंगा। मैंने मार्टी सुप्रीम देखी है, बाकी नहीं देखी है अभी, तो मार्टी सुप्रीम के मुकाबले तो अच्छी लिखी हुई है फिल्म स्क्रीन प्ले के रूप में। एडेप्टेड स्क्रीन प्ले में वन बैटल आफ्टर अनदर नॉमिनेट हुई है। इसमें मैंने फ्रैंकेनस्टाइन देखी है, बुगोनिया देखी है, तो मैं फ्रैंकेनस्टाइन से तो बेटर कहूंगा, अच्छी लिखी हुई है वन बैटल आफ्टर अनदर, बट बुगोनिया से बेटर मुझे नहीं लगी। इस वाले में भी मैं बुगोनिया को दूंगा भाई +1। बेस्ट एक्टर माइकल बी जॉर्डन, यहाँ पे बढ़िया नॉमिनेट किया है सिनर्स को, एक्टिंग बढ़िया किया माइकल बी जॉर्डन ने। टिमोथी ने भी बढ़िया किया है मार्टी सुप्रीम में काम, लेकिन यार उतना लेवल का नहीं। अगर मुझे इन दोनों में से चुनने को कहोगे तो मैं जॉर्डन को चुन लूंगा। वन बैटल आफ्टर अनदर में लियोनार्डो ओके लगा है, नॉमिनेट वही करना पड़ा होगा यार, इतना बड़ा एक्टर इतनी बड़ी फिल्म कर रहा है। लेकिन इसमें एक और चीज है, लियोनार्डो की जब हम एक्टिंग देखते हैं तो हमें उनके पुराने सारे रोल याद आ जाते हैं, फिर आपको लगता है कि यार उसने इतनी भी कुछ बड़ी एक्टिंग नहीं करी वन बैटल आफ्टर अनदर में, हमने इस आदमी का बढ़िया काम देखा हुआ है। इन सब के मुकाबले तो मुझे जॉर्डन ही बेटर लगा। ब्लू मून मैंने भी देखी नहीं है। सीक्रेट एजेंट का हमारा एक्टर ठीक ठाक है, लेकिन ऑस्कर लेवल एक्टिंग मुझे नहीं लगी, तो अभी तक मेरे हिसाब से माइकल बी जॉर्डन को दे दो। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में सिनर्स के डेलरॉय लिंडो और वन बैटल के दोनों नॉमिनेट हुए हैं, डेल टोरो और शॉन पॉल। भाई मुझे अब तक का शॉन पॉल बेस्ट लगा है, दे दो। जितना इवल उस आदमी ने रोल किया है ना, चरित्र से घिनौना लग रहा है भाई, वो देखना जरूर। इसलिए मुझे लग रहा है बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल तो शॉन पॉल को दे देना चाहिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस सिनर्स की वुनमी मुसाको, वन बैटल की टयाना टेलर, पर इन दोनों से ही ऊपर मेरी जहरीली प्रेडिक्शन सुन लो भाई। अभी मैंने सेंटिमेंटल वैल्यू नहीं देखी है, पर मुझे नहीं लगता कि वेपन्स की एमी मैडिगन को कोई मात दे पाएगी। 13 मिनट का स्क्रीन टाइम था फिल्म में, और ऐसा रोल किया है ना भाई, आप कांप जाओगे। यदि आपने वेपन्स नहीं देखी है, अभी के अभी देखिए, इस एक्ट्रेस के लिए देख लीजिए। सिनेमेटोग्राफी की बात कर लेते हैं, दोनों ही नॉमिनेट हुई हैं, सिनर्स भी वन बैटल आफ्टर अनदर भी। ट्रेन ड्रीम्स मैंने अभी देखी नहीं है, लेकिन इन सब में से चुनने को कहो तो सिनर्स को मैं चुन लूंगा सिनेमेटोग्राफी में। वन बैटल आफ्टर अनदर में क्लाइमैक्स को लेकर के बहुत बात हो रही थी कि भाई क्लाइमैक्स बढ़िया शूट किया, लेकिन बाकी फिल्म मुझे ठीक ठाक ही लगी। अभी तक मुझसे पूछोगे तो सिनर्स इज फाइन, दे सकते हैं बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का। एडिटिंग के लिए भी दोनों ही नॉमिनेट हुई हैं। सेंटिमेंटल वैल्यू इसमें मैंने अभी नहीं देखी है, पर भाई एडिटिंग के लिए तो F1 के अलावा किसी को भी अगर ये अवार्ड दिया जाता है तो पाप होगा, सीधी बात है। ओरिजिनल स्कोर, ओरिजिनल सॉन्ग, गाने के लिए मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि सिनर्स को ही अवार्ड जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, मुझे उम्मीद है। बेस्ट बैकग्राउंड का हो सकता है बुगोनिया को दे दें, मुझे तो बढ़िया लगा था उसका, बट मिलेगा शायद सिनर्स को ही, पॉसिबिलिटी यही है। या हो सकता है कि ओरिजिनल सॉन्ग का सिनर्स को मिल जाए, ओरिजिनल स्कोर का बुगोनिया पाले, क्योंकि उसका बैकग्राउंड स्कोर बहुत बढ़िया था बुगोनिया का भी। VFX के लिए नॉमिनेट होने का एक कारण था सिनर्स का, क्योंकि इसमें डबल रोल है, लेकिन क्योंकि अवतार भी इसी कैटेगरी में नॉमिनेटेड है, तो शायद अवतार के ऊपर इसे देना बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा यार। डबल रोल तो बहुत फिल्मों में बहुत लोगों ने किया है, अनुराग कश्यप ने निशांची तक में किया है। बाकी मैंने अवतार देखी नहीं है और मुझे देखने का भी कोई शौक नहीं है, क्योंकि मैंने सेकंड पार्ट झेल लेने के बाद मुझ में हिम्मत नहीं है भाई अवतार दोबारा देखने की। ये पूरी फिल्म ही VFX है, सिर पैर कहानी तो सब खत्म हो चुका है, फर्स्ट पार्ट के बाद कुछ बचा ही नहीं। कॉस्ट्यूम के लिए भी सिनर्स नॉमिनेट हुई है, लेकिन इसमें बाकी कंटेंडर भी तगड़े हैं। फ्रैंकेनस्टीन में भी कॉस्ट्यूम पे अच्छा काम हुआ है। हेमनेट में मैं अभी देख रहा हूँ, आधी मैंने देखी है, उसमें भी कॉस्ट्यूम ठीक ठाक लगी है। लेकिन इसमें भी अवतार है तो कड़ा मुकाबला होगा, इस पर मैं कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बट सिनर्स के मुकाबले तो फ्रैंकेनस्टाइन में ही कॉस्ट्यूम मुझे ठीक लगी थी, तो मैं तो उसे ही चुन लूंगा।
ये था भाई सारे नॉमिनेशंस, मोटा माटी सबका लबुलुआब। बाकी आई जस्ट रियलाइज्ड कि सिनर उतनी बुरी फिल्म नहीं है जितनी मुझे एक बार देख के लगी थी। मैंने दूसरी बार जब देखी तो मुझे लगा ठीक ठाक फिल्म है, 2-3 बार भी देखी जा सकती है। बट प्रॉब्लम ये हुई कि ऑस्कर ने ये जो जबरदस्ती फिल्म की चाटी है ना, अपनी वोकनेस के चक्कर में हर कैटेगरी में 16 नॉमिनेशंस दे दिए जबरदस्ती के। अब लोगों को फिल्म से घिन आने लगी, फिल्म मेकर्स की वजह से नहीं, ऑस्कर जूरी की वजह से, कि जबरदस्ती की चटाई क्यों चल रही है। बाकी फिल्मों में भी अच्छा काम हुआ है, बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक, सपोर्टिंग एक्ट्रेस, कॉस्ट्यूम, एडिटिंग, हर कैटेगरी में नॉमिनेट आपने कर दिया, कोई पॉइंट नहीं था। माइकल बी जॉर्डन ने एक्टिंग अच्छी करी है, उसमें नॉमिनेट कर देते। स्क्रीन प्ले ठीक ठाक लिखा हुआ है, खाली उसमें नॉमिनेट कर देते, बाकी फिल्म में भी देख लेते। इतनी हगास फैलाने की जरूरत नहीं थी, बट ठीक है, किया है तो किया है। 16 तारीख को देखते हैं आप किसको क्या मिलता है। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो उन्होंने भी ये फिल्में देखी हैं, ऑस्कर जो लोग फॉलो कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।